मुख्यमंत्री ने सीएम आवास 2.0 के तहत राज्य की 561 पंचायतों में गरीब परिवारों के लिए पोर्टल के जरिए प्लॉट बुकिंग प्रक्रिया का किया शुभारंभ। फसल आगजनी से प्रभावित किसानों को दिया 86,96,000 का मुआवजा। पंजाब से जल विवाद पर हरियाणा में सभी राजनीतिक दल एकजुट, जनता में पानी रोकने को लेकर आक्रोश। पंजाब विधानसभा का बुलाया गया विशेष सत्र। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को भारत का एक और सख्त संदेश। बगलीहार और सलाल बांध के सभी गेट बंद कर सरकार ने नदी का पाकिस्तान की ओर बहाव रोका। और भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला बना दुनिया का पहला देश। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ICAR द्वारा विकसित चावल की 2 किस्मों को किया लॉन्च। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज चंडीगढ़ से सामाजिक उत्थान की 4 योजनाओं के तहत लाभार्थियों को विभिन्न लाभ प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने सीएम आवास 2.0 के दूसरे चरण के तहत राज्य की 561 पंचायतों में गरीब परिवारों के लिए पोर्टल के जरिए प्लॉट बुकिंग प्रक्रिया का शुभारंभ किया। राज्य से इसके तहत 1,58,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सीएम ने दयालु योजना के तहत करीब 87 करोड़ रुपए की राशि लाभार्थियों को जारी की। साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा के तहत 24,695 नए लाभार्थियों को 60 करोड़ रुपए की पेंशन का भी बटन दबाकर वितरण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के गरीब परिवारों के लिए ये सुविधा शुरू की गई है, जो 1,000 रुपए जमा करवाकर प्लॉट के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवा सकेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा के लिए प्रोएक्टिव मोड में पेंशन दे रही है। आज 351 कैंसर के मरीजों की पेंशन शुरू की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार अंत्योदय की भावना को लेकर सरकार के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत गरीब व्यक्ति को भी अपना मकान हो, अपनी छत हो, उसके लिए आज ये पोर्टल लॉन्च किया है ताकि वो व्यक्ति इसके अंदर 1,000 रुपया जमा करा करके बुकिंग करा सके। प्रोएक्टिव मोड में जिनकी आयु 60 वर्ष की हो जाती है, 60 वर्ष की आयु में उसको कहीं चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसे परिवारों को जो कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है उसको भी हम पेंशन देने का काम करेंगे। ऐसे आज 106 जो मरीज थे उनको आज ये पेंशन लगी है। इसके अलावा उन्होंने रबी सीजन के दौरान आगजनी से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए क्षतिपूर्ति राशि भी किसानों को जारी की। फसल सुरक्षा योजना के तहत 151 किसानों को कुल 86,96,000 की राशि जारी की गई है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों की फसलें आग से जलकर राख हो गई थी। ऐसे में सरकार किसानों के साथ खड़ी है। पहली बार कुल 30,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया गया है। इसमें से 15,000 रुपए प्रति एकड़ आपदा प्रबंधन कोष से दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि ऐसे प्रभावित किसानों को अगली फसल के लिए बीज और खाद निःशुल्क दिया जाएगा। आकस्मिक जो आग लगी है इससे लगभग 324 एकड़ क्षेत्र में 151 किसानों के खातों में आज 43,48,310 रुपए की राशि उनको सहायता के लिए सीधी डाली है। जो राशि है ये राशि आपदा प्रबंधन कोष से 15,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से ये आपदा प्रबंधन कोष से दी गई है और 15,000 रुपया जो कृषि विभाग है उसके माध्यम से किसानों को पहुंचाई गई है। ये 30,000 रुपये प्रति एकड़ से किसानों को मुआवजे के तौर पर पहली बार अगर किसान का इस प्रकार का नुकसान हुआ है ये बड़ी राशि पहुंचाने का काम किया है। हमने ये भी कहा है कि जो किसान की फसल इस आग की आपदा में जलकर के नुकसान हुआ है, अगली फसल के अंदर किसान को बीज और खाद
वो मुफ्त देने का फैसला अगली फसल के लिए ये किया है। पंजाब हरियाणा के बीच जल बंटवारे को लेकर जारी विवाद के बीच आज पंजाब विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया। पंजाब के जल स्रोत मंत्री वीरेंद्र कुमार गोयल ने बीबीएमबी द्वारा हरियाणा को पानी देने से संबंधित सदन में डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को रद्द करने का प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि पंजाब के पास दूसरे राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है। उन्होंने बीबीएमबी द्वारा बुलाई गई बैठक को भी असंवैधानिक करार दिया। पंजाब में विपक्षी दल कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल ने भी पानी के मुद्दे पर राज्य सरकार का साथ देने की बात कही। उधर पंजाब द्वारा भाखड़ा डैम से हरियाणा के हिस्से का पूरा पानी न दिए जाने पर प्रदेश भर में विरोध हो रहा है। सभी राजनीतिक दलों सहित राज्य के लोगों में भी पानी रोकने पर पंजाब सरकार के खिलाफ आक्रोश है। भाजपा राज्यसभा सदस्य किरण चौधरी व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पंजाब सरकार के इस कदम को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि पंजाब को पानी रोकने का कोई हक नहीं है। पंजाब सरकार दिल्ली की अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार तुरंत SYL का निर्माण कराए जिससे पानी की कमी से प्रदेश को निजात मिल सके। प्रदेश के जल हित के लिए हमारा सरकार को पूर्ण समर्थन है। जो पानी वो इनका काली अधिकार नहीं है, वो हरियाणा का भी उसमें अधिकार है, दिल्ली का भी है, राजस्थान का भी है भाखड़े के पानी का। तो इस तरह की जब ये बात करते हैं तो स्पष्ट नज़र आता है कि कहीं ना कहीं पता नहीं कौन सी ताकतों के पीछे जो हैं ये इस तरह के खेल खेल रहे हैं, जो आज के दिन सारे हिंदुस्तान को, क्योंकि पंजाब जो है वो हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है। पंजाब के जो किसान हैं और हमारे हरियाणा के किसान हैं, सब हमेशा इकट्ठे चले हैं। तो ये इस तरह की बातें करना ये स्पष्ट दर्शाता है कि पूरी तरह से ये बौखला चुके हैं। इनको मालूम है कि इनकी ज़मीन ख़त्म हो चुकी है और आने वाले समय में जिस तरह से लोगों ने इनको उठाकर पटक दिया एक तरफ दिल्ली के अंदर, इसी तरह से इनका हश्र जो है वो पंजाब में भी होने जा रहा है। तुरंत हरियाणा का विधानसभा सेशन बुलाना चाहिए और हरियाणा अपने हित के लिए सारा एक है, सारे दल एक है, एक एक बूंद अपने हिस्से की लेके रहे। पंजाब के किसान भी हमारे भाई हैं, वो अपना हिस्सा ले, हम अपना हिस्सा लेंगे। हम कोई उनका हिस्सा थोड़ा ही ले रहे हैं, हम अपना हिस्सा ले रहे हैं। पंजाब का कोई अधिकार नहीं है वहां पे पंजाब पुलिस बिठा के पानी रोकने के लिए। ये संघीय ढांचा है, फेडरल स्ट्रक्चर है हमारे संविधान का। पानी हरियाणा के हित का रिलीज करना चाहिए और केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है रिलीज करवाए। ये फेडरल स्ट्रक्चर है, संविधान का संघीय ढांचा है। इस प्रकार तो देश ही खराब हो जाएगा। उधर पंजाब सरकार द्वारा हरियाणा के हिस्से का पानी रोकने के विरोध में आज इनेलो पार्टी ने अंबाला जोन के 7 जिलों में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कैथल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, करनाल, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला में प्रदर्शन करते हुए सभी उपायुक्त को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माजरा के नेतृत्व में कैथल में कार्यकर्ताओं ने विरोध जताते हुए उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं पार्टी की महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला के नेतृत्व में करनाल में, विधायक आदित्य देवीलाल के नेतृत्व में पानीपत में, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेर सिंह बड़शामी और प्रधान महासचिव के नेतृत्व में कुरुक्षेत्र और अंबाला में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। रामपाल माजरा ने कहा कि इनेलो प्रदेशवासियों के हक की लड़ाई लड़ने को तैयार है। पंजाब सरकार को हरियाणा के हिस्से का पानी देना ही होगा। परंतु पंजाब की आम पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनका संघीय ढांचे में, फेडरल गवर्नमेंट में कोई विश्वास नहीं। इसलिए साथियों, आज फिर से समय आया है, हम डिप्टी कमिश्नर को मिलने जाएंगे और अपना मेमोरेंडम देश के प्रधानमंत्री के नाम दे करके आएंगे। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को यह समझ लिया कि इनका खून पानी हो गया, ये पंजाब के मुख्यमंत्री की भूल है। याद रखना, अब तो दिल्ली से गए, हरियाणा में तुम्हें कुछ मिला नहीं, में भी तुम्हारा नेस्तना नाबूद करेगी हरियाणा प्रदेश की जनता। वहीं इनेलो द्वारा 6 मई को हिसार और 7 मई को गुरुग्राम जोन के जिलों में पंजाब द्वारा पानी रोके जाने के विरोध में प्रदर्शन किया जाएगा। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके आवास पर मुलाकात की। कल वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की थी। प्रधानमंत्री और नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी तथा सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बीच भी अलग अलग बैठकें हुई। ये बैठकें पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर हुई हैं। वहीं भारत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान की कमर तोड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद चिनाब नदी का
पानी रोक दिया है। सरकार ने बगलिहार और जम्मू के रईसी में बने सलाल बांध के दरवाजे भी बंद कर दिए हैं। ऐसे में भारत ने 2 दिन में 2 बांध बंद कर दिए हैं। चेनाब का पानी पाकिस्तान जाने से रोक दिया है। इससे पहले सरकार ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया था। खबरों के मुताबिक सरकार की ओर से झेलम नदी में किशगंगा बांध को भी बंद करने के लिए प्लानिंग की जा रही है। अब बांध बंद होने के बाद यहां से आने वाली नदी पूरी तरह से सूख गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय लोगों ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा है कि हम खुश हैं कि सरकार ने पाकिस्तान की ओर पानी का बहाव रोक दिया है। पाकिस्तान को पहलगाम में हमारे पर्यटकों की हत्या का करारा जवाब देना चाहिए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को तंग करके रखा हुआ है, ये करना बिल्कुल बहुत ही सही है। ये स्टेप सरकार का बहुत अच्छा है। अब देखिए, जकदम जंग करना भी कोई वो बनता नहीं है, मगर फिर भी जो ये हिंदुस्तान सरकार उनको बहुत सारे तरीकों से जवाब दे रही है। बहुत अच्छी बात है और ऐसा करना भी जायज है। हमें खुशी है कि सरकार ने पाकिस्तान का पानी बंद करा है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। जैसे उन्होंने पहलगाम में अटैक करके हमारे बहुत सारे जो टूरिस्ट हैं, जो नाम पूछ के टारगेट किया उनको, उस हिसाब से हम चाहते हैं कि उनको ठोको। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने हमारे 28 मारे, हमें उनके 500 मार के आना चाहिए। हम चाहते हैं कि सरकार के साथ हैं, जैसे हो सकता है, जैसे पॉसिबल हो सकता है उसको करना चाहिए हमारी सरकार को उनके। पानीपत के समालखा विधानसभा से पूर्व कांग्रेस विधायक धर्म सिंह छोकर को प्रवर्तन निदेशालय ने कल गिरफ्तार किया। बता दें कि पूर्व विधायक छोकर के अलावा उनके बेटों विकास छोकर और सिकंदर छोकर पर घर खरीदने वाले 1500 लोगों को धोखा देने और उनसे 500 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि हड़पने का आरोप है। विधायक धर्म सिंह छोकर अभी तक फरार थे। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि धर्म सिंह छोकर को दिल्ली के एक होटल से कल गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला गुरुग्राम पुलिस की ओर से साई फार्म्स और संबंधित कंपनियों के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर पर आधारित है। मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम से संबंधित विशेष अदालत ने धर्म सिंह छोकर और उनके विकास छोकर के खिलाफ कई गैर जमानती वारंट जारी किए हैं। ईडी ने मार्च में कहा था कि एजेंसी ने उन्हें 19 मई को अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। पानीपत जिले की समालखा विधानसभा सीट से पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर को पिछले साल हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने उसी सीट से प्रत्याशी बनाया था, लेकिन वह चुनाव में हार गए थे। मनी लॉन्ड्रिंग केस में वारंट जारी होने पर सिकंदर को पिछले साल ईडी ने गिरफ्तार किया था और वे फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, जबकि विकास छोकर फरार हैं। भारत जीनोम संवर्धित चावल की किस्में विकसित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित चावल की 2 किस्मों को लॉन्च किया। नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में कल उन्होंने इस परियोजना से जुड़े वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि देश को अपने कृषि वैज्ञानिकों की क्षमता पर भरोसा है। उन्होंने कहा कि ये शोध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में मील का पत्थर साबित होगा। बढ़ती आबादी की पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए देश को उत्पादन बढ़ाने की जरूरत है। चावल की ये दोनों किस्में न केवल किसानों के लिए बल्कि आम जनता के लिए भी फायदेमंद है। इन किस्मों को आंध्र प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के लिए विकसित किया गया है। संकल्प विकसित भारत, और विकसित भारत विकसित खेती के बिना नहीं बन सकता, समृद्ध किसान के बिना भी नहीं बन सकता। किसान आगे बढ़ेगा, समृद्ध होगा और खेती विकसित होगी, तभी संपूर्णता पूरी तरह से हम विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त कर पाई। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में काम बड़ी तेजी से चल रहा है। वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और खेती उसका मुख्य आधार है। हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया ने आज सोनीपत में वन स्टॉप सेंटर का दौरा किया। बाद में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने बताया कि महिला आयोग पूरे हरियाणा में सक्रिय रूप से दौरे कर रहा है और महिलाओं से जुड़ी शिकायतों का तुरंत निपटान सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य न केवल महिलाओं को न्याय दिलाना है, बल्कि उन्हें उनके अधिकारों के प्रति कानूनी रूप से साक्षर और आत्मनिर्भर बनाना भी है। वे जिस भी जिले में जाती हैं, वहां के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों का दौरा अवश्य करती हैं और छात्राओं को उनके अधिकार, आत्मसुरक्षा और कानून से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देती हैं। उन्होंने बताया कि महिला आयोग का एक अहम लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र की छात्राओं को कानूनी रूप से जागरूक करना है।
वन स्टॉप सेंटर, कोई ना कोई ओल्ड एज होम या कोई महिला हॉस्टल इसमें जाते हैं, प्लस वहाँ के अफसरों से मुलाकात करते हैं, डिप्टी कमिश्नर और एसपी से या कमिश्नर जो भी होते हैं उस ज़िले के। इसके अतिरिक्त हम किसी ना किसी स्कूल, यूनिवर्सिटी और कॉलेज में जाते हैं ताकि हम बच्चियों से रूबरू होकर उनको आज की लीगल अवेयरनेस, साइबर क्राइम, ये सारा बता सकें। इसके अतिरिक्त हमने एक नया वो स्टार्ट किया है कि जिस भी अब हम ज़िले में जाएंगे, ये मेरे सेकंड टेन्योर का न्यू एजेंडा हमने रखा कि हम जहाँ भी जाएंगे वहाँ की महिला सरपंच या महिला चेयरपर्सन जो कमेटी की होगी या उस ज़िले की मेयर और फिर जो महिला उसके साथ पार्षद हैं, इन सब के साथ मिलकर भी इनको एक घंटे 1.5 घंटे का शॉर्ट जो है ब्रीफिंग हम करेंगे विमेन क्राइम, पॉश और पॉक्सो, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी महिलाएं हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल फरीदाबाद में आयोजित फरीदाबाद महानगर विकास प्राधिकरण की 6ठी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के दौरान बुनियादी ढांचे और नागरिक सुधार की गति को तेज करने के लिए लगभग 773.24 करोड़ रुपए के विकास बजट को मंजूरी दी गई। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल, राज्य मंत्री राजेश नागर सहित अन्य गणमान्य भी मौजूद रहे। विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। एफएमडीए की पिछली बैठक में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए उन्होंने अधिकारियों को सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात प्रबंधन को और बेहतर बनाने के लिए सीसीटीवी निगरानी परियोजना के तीसरे चरण से पहले दूसरे चरण के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। शहर में सीवरेज व्यवस्था में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने गांव बादशाहपुर में नए 45 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और मुख्य पंपिंग स्टेशन का तेजी से निर्माण करने के निर्देश दिए। साथ ही मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद में जलापूर्ति बढ़ाने से संबंधित कार्यों की प्रगति की जानकारी भी ली। इसके बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद NIT विधानसभा क्षेत्रवासियों को करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने गांवों की कच्ची फिरनियों को पक्का करने, वार्ड नंबर 10 में डिस्पेंसरी का नवीनीकरण, गांव पाउंटा तथा खेड़ी गुजरान में नए उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण करने की घोषणा की। उन्होंने डबुआ मंडी में PV कवर शेड के निर्माण के लिए 85 लाख रुपए की घोषणा की। इससे पहले मुख्यमंत्री महाग्राम योजना के तहत गांव धौज में 26 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से बनने वाले सीवरेज पाइपलाइन योजना का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने NIT फरीदाबाद क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न गांवों में सामुदायिक भवन बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की। आलमपुर के प्राइमरी स्कूल तथा गांव सारन के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के नए भवन के निर्माण के लिए भी 7 करोड़ 63 लाख रुपए की घोषणा की। सीएम ने गांव खेड़ी गुजरान में राष्ट्रीय यूनानी अनुसंधान स्थापित करने के संबंध में कहा कि केंद्र से बात करके इसको भी जल्द बनवाने का काम किया जाएगा। 500 करोड़ रुपए का ये बजट पास किया है ताकि फरीदाबाद के विकास कार्यों को हम गति दे सकें। फरीदाबाद में NIT विधानसभा में 50 करोड़ रुपए की लागत से सीवरेज लाइन और इंटरलॉकिंग टाइलें बिछाने का और जल निकासी का काम ये किया गया है। गांव धौज में जो 26 करोड़ 14 लाख रुपए की लागत से जो सीवरेज पाइपलाइन ये परियोजना है, इसकी गति को बढ़ाने के लिए, आप लोगों की सुविधा के लिए उसकी गति को आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद और गुरुग्राम को हरियाणा के कमर्शियल हब बताते हुए कहा कि सरकार इन दोनों शहरों को मेट्रो से जोड़ने पर विचार कर रही है। हमारी नीति, नियत और नेतृत्व स्पष्ट है। हमारा लक्ष्य है कि पूरे हरियाणा का संतुलित विकास करना और इस मार्ग पर हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले डबल से भी ज्यादा काम करवाए हैं और अब हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार तीव्र गति के साथ विकास को और आगे बढ़ा रही है। हरियाणा में 2 महत्वपूर्ण शहर और कमर्शियल हब हैं। देश और विदेश के उद्यमियों के पसंदीदा ये स्थल भी हैं। हम इन दोनों शहरों को मेट्रो से जोड़ने की विचार कर रहे हैं और जल्द ही इसे धरातल पर भी उतारने का काम ये हमारी सरकार करेगी। कांग्रेस के मुकाबले में हमारी ये डबल इंजन की सरकार ने डबल पैसा
खर्च करने का काम किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने अब ये ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई है। अब 3 गुना ज्यादा गति से इस NIT में विकास कार्यों पर पैसा खर्च करने के लिए हमारी सरकार काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल के जन्म दिवस पर आज पंचकुला के सेक्टर 16 में मनोहर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। रक्तदान शिविर में विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल, भाजपा नेता ज्ञानचंद गुप्ता, बंतो कटारिया सहित कई गणमान्य युवा शिविर में पहुंचे। इस अवसर पर रक्तदान करने वाले लोगों को बैज लगाकर सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार तरुण भंडारी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आज उस शख्सियत का जन्मदिन है जिसने प्रदेश की राजनीति के मायने बदल दिए। उन्होंने प्रदेश में संत के रूप में कार्य किया। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के मुख्यमंत्री बनने से पूर्व हरियाणा के लोग नौकरी के लिए राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमते थे। उन्होंने सक्षम युवाओं को नौकरियां प्रदान की। आज प्रदेश भर में 100 से अधिक रक्तदान शिविर लगाए गए हैं। कपड़ों में संत के रूप में उसने कार्य किया। उस हरियाणा की जनता को वो रास्ता दिखाया। उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले, मैं बात कर रहा हूँ माननीय मनोहर लाल जी, उनके मुख्यमंत्री बनने से पहले हर व्यक्ति नौकरी के लिए राजनेताओं के इर्द गिर्द घूमता था, परंतु उन्होंने किसी की परवाह न किए बिना वो नौकरियां उन व्यक्तियों को दी जो व्यक्ति उसके हकदार है। आज गरीब परिवार का व्यक्ति भी नौकरी लग रहा है, तो ऐसे व्यक्ति का जन्मदिन है जिन्होंने राजनीति को समाज सेवा बना दिया। उनका जन्मदिन है। मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और पूरे प्रदेश को शुभकामनाएं देता हूं कि ऐसा नेतृत्व हमें मिला जिसके कारण आज हर व्यक्ति खुशहाली जीवन जी। टारगेट तो हमारा आज 71 होगा था, क्योंकि 71 का जन्मदिन है, तो मुझे लगता है संख्या उससे बढ़ेगी। प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने रोहतक में कल भगवान परशुराम जन कल्याण समिति की ओर से आयोजित एक समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की केंद्र स्तर पर बैठक निर्धारित होने के कारण 17 मई को रोहतक के पहरावर में होने वाला राज्य स्तरीय भगवान परशुराम जयंती समारोह अब 30 मई को होगा। बाद में पत्रकारों से बातचीत में डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जल विवाद के मुद्दे पर पंजाब सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी बंद करने के पीछे आम आदमी पार्टी की ओछी राजनीति है। पानी पर सबका हक है, कोई एक राज्य इस पर दावा नहीं कर सकता। हरियाणा के हक को लेकर पक्ष व विपक्ष दोनों एकजुट हैं। पंजाब ने जो छोटा काम किया है इसमें कोई शक नहीं है। कल इसके ऊपर सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वसम्मति से इस बात को रखा गया कि भाई एक बूंद भी पानी हम छोड़ेंगे नहीं। पंजाब को हमारे हिस्से का पानी हमारे को देना पड़ेगा, समझे। पानी नेचुरल रिसोर्स है जिसको कोई किसी के ऊपर मालिकाना हक नहीं है, किसी का भी, वो सारी जनता का, पूरे देश का है। आज उनको दिल्ली को भूल गए। जब आप पार्टी की सरकार थी, जब दिल्ली उनको याद थी, जब दिल्ली के लिए पानी जाता था। अब हरियाणा भी भूल गए, दिल्ली भी भूल गए, राजस्थान भी भूल गए। और अगर इसी तरह से चलता रहा जिस तरह से वो कर रहे हैं, मानवता के खिलाफ जो काम कर रहे हैं, तो दिन दूर नहीं है, बहुत जल्दी ये पंजाब से भी साफ हो जाए। हरियाणा के अधिकारों के लिए हरियाणा का पोजीशन अपोजिशन सब एक है। वहीं सहकारिता मंत्री ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कहा कि यह हमला किसी एक राज्य पर नहीं बल्कि पूरे देश पर हुआ है। जो काम पाकिस्तान ने किया उसकी किसी भी दरबार में कोई माफी नहीं है। जाति जनगणना के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के निर्णय का पूरा देश स्वागत कर रहा है। पहलगाम का जो हमला है वो देश के ऊपर हमला है, कोई एक किसी राज्य स्टेट के ऊपर हमला नहीं, पूरे देश के ऊपर। 140 करोड़ का देश पहलगाम के हमले के लिए एक है, बिल्कुल एकजुट है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथ मजबूत करने के लिए 140 करोड़ का देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। और मोदी जी ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने देखा होगा। जनगणना का सारा देश स्वागत करता है भाई, पूरा देश स्वागत करता है जनगणना। सवाल तो ये कोई थोड़ी है पक्ष और विपक्ष की बात थोड़ी है, तो देश के हित का काम। जब सरकार ने देखा कि जाति जनगणना देश के हित में कर दिया, उसमें क्या है। पहले मना कहाँ कर रहे थे, पहले भी मना नहीं कर रहे थे। पहले कुछ स्टेटमेंट नहीं आती थी, था भाई 4 है, किसान, नौजवान, महिलाएं और गरीब, 4 जातियां। तो
4 अब भी 4 ही हैं। देश के कई राज्यों में मौसम लगातार बदल रहा है। कई राज्यों में हल्की से लेकर भारी बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और पंजाब में आज धूल भरी आंधी और हल्की बारिश हो सकती है। और इस बीच मौसम विभाग ने 6 मई तक पूर्वी व मध्य भारत में गरज के साथ तेज हवा और बारिश का अनुमान जताया है। उत्तर पश्चिम भारत में अगले 4 से 5 दिनों तक गरज के साथ तेज हवा, ओलावृष्टि और वर्षा होने की संभावना जताई गई है, जिसे लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। उधर हरियाणा के कई जिलों में रविवार देर रात तक तेज बारिश हुई। इनमें अंबाला, जींद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, रोहतक, सिरसा, फतेहाबाद, सोनीपत और नूंह शामिल हैं। पानीपत और यमुनानगर में ओले भी गिरे। मौसम विभाग का कहना है कि 7 मई तक मौसम ऐसा ही रहेगा। अधिकतर जिलों में आंधी के साथ तेज बारिश की संभावना है। बारिश की वजह से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। 6 मई को भी प्रदेश में बारिश होने की संभावना है। विभाग के अनुसार हरियाणा में मौसम आमतौर पर 7 मई तक परिवर्तनशील रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार 2036 ओलंपिक से पहले भारत को खेल महाशक्ति बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के उद्घाटन अवसर पर कल अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि सरकार ने खेलों के लिए इस वर्ष 4,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब खेल आयोजन पूरे साल आयोजित किए जाते हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति में खेलों को मुख्यधारा के अध्ययन का हिस्सा बनाकर मान्यता दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को खेलों के नए रूपों से अवगत कराने के लिए प्रतिबद्ध है। खेल अर्थव्यवस्था केवल मैदान तक सीमित नहीं है, इसका प्रभाव रोजगार के नए अवसर खोलता है। ओलंपिक्स कभी भारत में आयोजित हो, ये हर भारतीय का सपना रहा है। आज भारत प्रयास कर रहा है कि साल 2036 में ओलंपिक्स हमारे देश में हो। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में भारत का दबदबा बढ़ाने के लिए स्पोर्टिंग टैलेंट की स्कूल लेवल पर ही पहचान करने के लिए सरकार स्कूल के स्तर पर एथलीट्स को खोजकर उन्हें ट्रेन कर रही है। खेलो इंडिया से लेकर टॉप स्कीम तक एक पूरा इकोसिस्टम इसके लिए विकसित किया गया है। आज बिहार सहित पूरे देश के हजारों एथलीट्स इसका लाभ उठा रहे हैं। बिहार के पटना में कल भव्य समारोह के साथ अंडर 18 आयु वर्ग के खिलाड़ियों के लिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 की शुरुआत हुई। लड़कियों और लड़कों की श्रेणियों में 8,500 से अधिक युवा खेल प्रतिभाएं विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेंगे। विभिन्न खेलों में 2,400 से अधिक पदक दांव पर है। वेव्स 2025 के पहले संस्करण का मुंबई में कल समापन हुआ। इसमें मशहूर कलाकारों और प्रभावशाली कंटेंट क्रिएटर से लेकर टेक्नोलॉजी इनोवेटर्स और कॉर्पोरेट लीडर्स तक उद्योग के हर क्षेत्र से भागीदारी रही और इस आयोजन में भारत को एक उभरती हुई वैश्विक मीडिया और मनोरंजन महाशक्ति के रूप में पेश किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेव्स समिट के उद्घाटन पर युवाओं से इस रचनात्मक पहल का नेतृत्व करने और भारत को एक वैश्विक क्रिएटिव हब बनाने का आह्वान किया। 4 दिवसीय वेव्स समिट में कॉन्फ्रेंस ट्रैक संवाद और सहयोग का प्रमुख केंद्र रहा, जहां दुनिया भर के विचारकों, नीति निर्माताओं और पेशेवरों ने भाग लिया। वेव्स समिट के दौरान 140 से ज्यादा सत्रों में 100 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने भाग लिया। सिनेमा की दुनिया से चिरंजीवी, मोहनलाल, हेमा मालिनी, अक्षय कुमार, नागा अर्जुन, शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, अल्लू अर्जुन और शेखर कपूर सहित कई हस्तियों ने मंच साझा किया। वेव्स समिट के दौरान 40 मास्टर क्लासेस रचनात्मक अभ्यास के लिए आयोजित की गई। इनमें आमिर खान का द आर्ट ऑफ एक्टिंग, फरहान अख्तर का क्राफ्ट ऑफ डायरेक्शन और माइकल लेहमैन का इनसाइट्स इनटू फिल्म मेकिंग जैसे सत्र शामिल थे। वेव्स के तहत आयोजित वेव्स बाजार में फिल्म, म्यूजिक, रेडियो, वीएफएक्स और एनिमेशन जैसे क्षेत्रों में कुल 1328 करोड़ रुपए का लेन देन दर्ज किया गया। वेव्स समिट के दौरान महाराष्ट्र सरकार ने भी 8,000 करोड़ रुपए के एमओयूज पर हस्ताक्षर किए। यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के साथ 1,500 करोड़ रुपए के समझौते किए गए। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।